Hello, students. How are you all? Hope you are fine, great, and enjoying the study. Student, till now, in the past lectures, we have solved the questions based on this amalgamation nature of purchase. As per Accounting Standard 14, there are two types of amalgamation. That is amalgamation nature of merger, amalgamation nature of purchase. Now, for amalgamation nature of merger, 5 conditions has been given. When all these 5 conditions has been fulfilled, it's amalgamation nature of merger. But even if one condition has not fulfilled, it's amalgamation nature of purchase. That means those amalgamation which are not in nature of merger automatically falls in the nature of purchase. So now in this lecture we will discuss what is the amalgamation nature of merger. Both are simple, similar one. There is a difference, conceptual difference. We'll see what is the difference. And every time you have to check if it's a amalgamation nature of merger, fine. If it is not there, it's a purchase. अच्छा, question में कुछ भी नहीं बोला है, then you have to take amalgamation nature of purchase also. But you check the conditions, and if that conditions are fulfilled, it's amalgamation nature of merger. Otherwise, it's amalgamation nature of purchase. Now, what are the 5 conditions? Remember, this all 5 conditions has to be fulfilled. It's not something that one condition fulfill, it's merger. Even if 4 conditions are fulfilled, one is not fulfilled, it's a purchase. So all 5 conditions has to be fulfilled. Then it's amalgamation nature of merger. And merger होगा तो कहाँ पे difference होगा? We'll see that. Basically, the purpose is the Accounting Standard 14 का purpose ये है कि they wants to identify genuine merger and simply purchase of business. अगर genuine merger नहीं है तो वो है purchase of business, यानी आप किसी एक का business buy कर रहे हो. बट जेन्युइन मर्जर क्या होता है? जेन्युइन मर्जर ये होता है कि जहां वन और टू पार्टी ज्वाइन टुगेदर फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ग्रुप, जहां पे पर्पस होता है ग्रुप बेनिफिट, जहां पे पर्पस होता है बेनिफिट ऑफ सिनर्जी. अब आप कब बोलोगे दो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन हुए? देखो, एक ने दूसरे का बिजनेस बाय कर लिया तो सारे जो फ्रूट्स, जो बेनिफिट मिलना है वो तो बायर्स को मिलना है. बट व्हेन वी कैन से कि दोनों ज्वाइंट हुए हैं, वी कैन से जब वहां उस कॉम्बिनेशन में जो बेनिफिट होगा, फ्रूट होगा, वो सब में शेयर होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं जेन्युइन मर्जर. तो इंस्टीट्यूट थ्रू AS14 वांट्स टू आइडेंटिफाई कि भाई कहां पे बिजनेस परचेस है और कहां पे जेन्युइन मर्जर है, यानी 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन टुगेदर एंड दे शेयर द बेनिफिट जनरेटेड आउट ऑफ द ग्रुप. अगर ऐसा है तो वो मर्जर है, अगर नहीं है तो परचेस है. तो कैसे पता चलेगा कि ये जेन्युइनली कंबाइन हुआ है टू गेट द बेनिफिट ऑफ अ ग्रुप, दे शेयर द फ्रूट्स? तो वो हम 1 to 1 किसी को पूछने तो नहीं जा सकते. सो इन व्हाट AS14 हैज डिसाइड, दे हैव लिस्ट आउट 5 क्राइटेरिया. ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, उसका मतलब है कि यहाँ पे जेन्युइन कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे पर्पस है, जो भी बेनिफिट हो रहा है, जो भी फ्रूट्स जनरेट हो रहा है, शेयर बाय ऑल. तो 5 कंडीशंस, क्राइटेरिया सेट करके रखे हुए, अगर वो 5 फुलफिल हो रहे हो उसका मतलब कि देयर इज अ जेन्युइन मर्जर. नहीं हो रहा है तो फिर परचेस है, वन इज बाइंग द बिजनेस ऑफ अदर्स. तो ये 5 क्राइटेरिया कौन कौन से आपको चेक करना है? ऑल 5 फुलफिल, इट्स अ मर्जर, अदरवाइज अ परचेस. तो सबसे पहला कंडीशंस क्राइटेरिया है, जिसको आप कंडीशन भी बोल सकते हो, क्राइटेरिया भी बोलते हैं. फर्स्ट, ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी. यानी फर्स्ट कंडीशन, परचेसिंग कंपनी अक्वायर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलिंग कंपनी. ऑल मींस ऑल, नो एक्सेप्शन. परचेसिंग कंपनी acquires all the assets and liabilities of selling company. तो कब आप बोलोगे दोनों ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइनली मर्ज हुए? जब दोनों ने अपने सारे रिसोर्सेज को कंबाइन किया तब. तो वो कब पॉसिबल हो सकता है? व्हेन परचेसिंग कंपनी अक्वायर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलिंग कंपनी. तो पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है परचेसिंग कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी अक्वायर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलिंग कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी. सेकंड है कि परचेसिंग कंपनी अक्वायर ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलिंग कंपनी एट बुक वैल्यू, नो बुक एडजस्टमेंट, नो रिवाइज वैल्यू. So second is no adjustment made to the book value of the transferor company in the books of transferee company. यानी दो कंडीशन एक्जैक्टली ऑन द सेम लाइन है. पहला कंडीशन है कि all asset liabilities of the selling company acquired by purchasing company and acquired at book value, no book adjustment, all asset liability acquired at book value.
तो दो कंडीशन वेरी सिंपल, anyone can understand. Purchasing company acquire all the assets and liabilities of the selling company and acquired at book value only. Third condition is at least 90% shareholder of selling company become the shareholder in a purchasing company. यानी selling company के at least 90% shareholder should become a shareholder in a purchasing company. तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जो ग्रुप नया कंपनी जो ग्रुप कंपनी बनेगा उसमें सारे ओल्ड सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे, मेजोरिटी शेयर होल्डर। तो जो भी प्रॉफिट जो भी फ्रूट जनरेट हो रहा है वो नए शेयर होल्डर्स ओल्ड शेयर होल्डर्स सब में बटेगा। तो यानी थर्ड कंडीशन की जो ओनर पहले थे वो भी इसमें कंटिन्यू होने चाहिए। तो एटलीस्ट यहाँ पे क्राइटेरिया क्या लिखा है? 90%। तो 90% शेयर होल्डर ऑफ सेलिंग कंपनी मस्ट बिकम द शेयर होल्डर इन परचेसिंग कंपनी। Again, पहला कंडीशन था all asset liability of selling company acquired by purchasing company. Second, acquired at book value. Third, at least 90% shareholder of selling company must become the shareholder of purchasing company. यानी आप सोच सकते हो कि वो कैसे होगा। तो सारे शेयर होल्डर्स यहाँ पे कैसे शेयर होल्डर बनेंगे? उनको भी नई कंपनी का शेयर इश्यू होगा। तो फोर्थ कंसिडरेशन है कि परचेसिंग कंपनी मस्ट डिस्चार्ज पीसी बाय वे ऑफ शेयर्स। परचेसिंग कंपनी मस्ट इश्यू इक्विटी शेयर फॉर ए पेमेंट एज अ पार्ट ऑफ पीसी। हाँ, कैश इश्यू हो सकता है बट ओनली फॉर फ्रैक्शनल। जैसे परचेसिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इश्यू 60.25 शेयर्स ओल्ड शेयर होल्डर। अब 60 शेयर इश्यू कर सकते हैं, 0.25 तो शेयर इश्यू नहीं हो सकता। तो फॉर दिस 0.25 परचेसिंग कंपनी कैन पे द कैश ऑल्सो, बट दैट कैश इज अलाउड ओनली फॉर फ्रैक्शनल्स ऑफ शेयर्स। तो मेनली तो आपका पेमेंट कैसे होना चाहिए? मेनली पेमेंट होना चाहिए इक्विटी शेयर्स। तो ये चार इंपॉर्टेंट कंडीशंस आप देखो। पहला कंडीशन हुआ परचेसिंग कंपनी acquire all the assets liability of selling company. Second, all asset liability at book value. Third, at least 90% shareholder of selling company must become the shareholder in purchasing company. And fourth, PC must be discharged by way of equity shares. कैश आप दे सकते हो बट ओनली फॉर फ्रैक्शनल ऑफ शेयर्स, बाकी नहीं। तो ये चार इंपॉर्टेंट कंडीशनल है, ऑपरेशनल कंडीशन से वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगेन, ऑल एसेट लायबिलिटी ऑफ सेलिंग कंपनी acquired by purchasing company at book value, 90% shareholder of selling company must become the shareholder in purchasing company, and PC must be discharged by way of equity share. Cash can be issued only for fractional of shares. Fifth condition, operational condition है purchasing company must intends to carry on the business of a selling company. सेलिंग कंपनी का बिजनेस नेचर परचेसिंग कंपनी कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परचेसिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी का बिजनेस अक्वायर किया और वो एक एक्टिविटी बंद कर दिया। सेम बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी कैरिड ऑन बाय द परचेसिंग कंपनी ऑल्सो। अगर क्वेश्चन में पहले चार कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हमें अज्यूम करना है कि फिफ्थ इज फुलफिल, बिकॉज नो क्वेश्चन फिफ्थ कंडीशन मेजोरिटी के क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं होगा। तो चार कंडीशन फुलफिल है तो फिफ्थ इज अज्यूम टू बी फुलफिल। तो पांच कंडीशन, परचेसिंग कंपनी acquire the asset liability book value, acquire all the asset liability, acquire at book value, 90% shareholder of the selling company must become the shareholder in purchasing company, and PC must be discharged by equity share. Cash can be issued only fraction share. And fifth condition, purchasing company must intends to carry on the business of selling company. अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं then it's amalgamation nature of merger. Even if one condition is not fulfilled, it is in the nature of purchase. Purchase के तो हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। मर्जर में परचेस की कंपैरिजन में एट माइनर प्लेसेस थिंग्स हैज बीन डिफरेंट। कहां पे डिफरेंस होगा आप देखिए। तो मैंने कंपैरेटिव बेसिस पे दोनों चीज दिया हुआ है। इफ ऑल फाइव कंडीशन आर सेटिस्फाइड इट इज कॉल्ड अमाल्गमेशन नेचर ऑफ मर्जर। नहीं हो रहा है, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, पांच में से इवन वन कंडीशन इट फुलफिल, इट्स ए परचेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले दोनों में अकाउंटिंग का मेथड है, उसमें डिफरेंस है। मर्जर में जो अकाउंटिंग मेथड फॉलो होता है उसको बोलते हैं पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। और परचेस में उसको बोलते हैं परचेस मेथड। तो आपका जो अकाउंटिंग का मेथड है वो मर्जर में उसको बोलते हैं पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, परचेस में उसको बोलते हैं परचेस मेथड। अब पहला डिफरेंस दोनों में क्या होगा? आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व। हमने देखा था परचेस के केसेस में क्या होता है, परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का सिर्फ क्या इनकॉर्पोरेट अक्वायर करेगा? असेट्स एंड लायबिलिटीज। रिजर्व्स कभी अक्वायर नहीं करेगा। रिजर्व ओनली परचेसिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट असेट्स एंड लायबिलिटीज रिवाइज वैल्यू। बट मर्जर में परचेसिंग कंपनी अक्वायर असेट्स लायबिलिटी एज वेल एज रिजर्व्स ऑल्सो। तो सेलिंग कंपनी के जो रिजर्व्स थे दैट ऑल्सो कंटिन्यू इन द
purchasing company. So identity of reserve is preserved in the purchasing company, whereas in the merger purchase में हमने देखा था कि आइडेंटिटी परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का सिर्फ असेट एंड लायबिलिटी इनकॉर्पोरेट करता है, रिजर्व नहीं. बट हाँ, अगर स्टेट्यूटरी रिजर्व होता है तो उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है. देन डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड नेट असेट. परचेसिंग कंपनी में पीसी एंड नेट असेट का डिफरेंस क्या होता था? परचेस मेथड में नेट असेट एंड पीसी का डिफरेंस होता था गुडविल. बट मर्जर में नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व. जो भी डिफरेंस रहेगा वो एडजस्ट अगेंस्ट द रिजर्व्स में. कहां पे एडजस्ट हो जाएगा? अगेंस्ट द रिजर्व. वेयरएज इन द अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेस में अगर एक्सेस पेमेंट होता था वी रिकॉग्नाइज गुडविल, अंडर पेमेंट होता वी रिकॉग्नाइज कैपिटल रिजर्व. बट मर्जर में नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व. जो भी डिफरेंस होगा इट इज एडजस्टेड इन द जनरल रिजर्व. देन नेक्स्ट इज asset. In the fifth condition, second condition was asset liability acquired at book value. तो merger में क्या होगा? All the assets and liabilities acquired at book value, whereas in the net asset it acquired at agreed value. This is a difference in merger and purchase. दो major difference. पहला, first is no goodwill, no capital reserve. कुछ भी difference होगा adjusted in the general reserve. Second, purchasing company in the case of amalgamation nature of purchase it acquired asset liability and reserve, asset and liability only at revised book value. But in merger it is acquired asset liability at book value as well as they acquired the incorporate the reserve also. So in the pooling of interest method, assets and liabilities incorporated at book value and reserves of selling companies also to be incorporated. And when excess payment or lower payment, it's not goodwill capital reserve, it is adjusted against the reserve. So if payment is more than paid up capital. अब paid up capital क्यों? क्योंकि asset minus liability minus reserve करोगे तो it is equal to share capital. So यहाँ पे always net asset is always equals to paid up share capital. Merger में net asset is equal to paid up share capital because यहाँ पे हम लोग नेट एसेट क्या करेंगे? असेट माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व विच इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल. तो डिफरेंस आएगा कहाँ एडजस्ट करोगे? फ्री रिजर्व्स में. पहले फ्री रिजर्व ऑफ सेलिंग कंपनी में अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो फ्री रिजर्व परचेसिंग कंपनी वो भी नहीं है तो आपको डेबिट करना है पीएनएल में. तो परचेस के केस में क्या होता था? अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेस में अगर ज्यादा पेमेंट हुआ है तो वी रिकॉग्नाइज गुडविल. बट यहाँ पे अगर एक्सेस पेमेंट हो तो गुडविल रिकॉग्नाइज नहीं करना है, उसको सबसे पहले एडजस्ट करना है फ्री रिजर्व सेलिंग कंपनी. अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो फ्री रिजर्व परचेसिंग कंपनी वो भी नहीं है तो उसको पीएनएल में डेबिट करना है. दैट इज अ डिफरेंस इन द अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर. नाउ वी गो फॉर द, अगर पेमेंट कम है तो इट इज क्रेडिटेड टू रिजर्व्स, So this is all about the amalgamation nature of merger. Thank you.